हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब? आई थिंक ऑल आर गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमसीक्यू है, जो कि रिफ्लेक्शन के टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। और सबसे पहले आपको जो दिख रहा है, एक टेबल दिख रही होगी, ठीक है। एक टेबल दिख रही है, ठीक है। इसको ये कॉनकेव मिरर की जो पोजीशंस हैं और जो उनकी इमेजेस हैं उनके बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है। अगर हमने ये टेबल को अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद जितने भी एमसीक्यू हैं, बहुत सारे एमसीक्यू हम सॉल्व कर पाएंगे। और सेकंड इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें एमसीक्यू आते हैं तो उनके पीछे एक लॉजिक होता है कि वो किसी न किसी टेक्निक पर लगे होते हैं, हमें टिक लगाना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी आज की वीडियो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें रिफ्लेक्शन का टॉपिक इंक्लूड होता है। ओके, तो सबसे पहले हम पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स की, और उसके बाद में बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं उनको सोल्व करेंगे। और उसमें जो जो अलग अलग टॉपिक या अलग अलग ये कह लें कि जो भी उसके पीछे लॉजिक है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो हमारे पास में तो सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें पोजीशन दे रखी है, और यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज है और इमेज साइज है और नेचर। इन चार चीज़ के ऊपर जो भी हमारी ये चार पोजीशंस हैं, चाहे नेचर के बारे में बात कर रहे हो, चाहे इमेज के बारे में बात कर रहे हो, चाहे पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात कर रहे हो, चाहे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। देखिए, ये कॉनकेव मिरर के लिए है। तो मैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर की पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, किस तरीके का होता है। इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। इसके बैक साइड पे पॉलिश होती है और ये हमारा होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है। और जहाँ पे मैं ये बनाए हैं ये हमारे क्या होती हैं, बैक सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पोजीशन ली ऑब्जेक्ट की, कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे रखा। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तब हमारी इमेज जो भी होगी वो फोकस पे बनेगी, जो भी मिरर का फोकस होगा उस पर बनेगी। और ये बहुत ही स्मॉल साइज की होगी जिसको हम डायमेंशन कहते हैं, और ये रियल और इन्वर्टेड होगी। और एक बात ये हम नोटिस कर रहे हैं कि जितनी भी मेरी इमेजेस हैं वो सारी कैसी हैं, रियल हैं। सिर्फ एक इमेज ऐसी होगी जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, बाकी सारी इमेज हमारी कॉनकेव मिरर के लिए रियल और इन्वर्टेड होंगी। तो वो ध्यान रखना है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, उसके बाद हमने पोजीशन लिया है ऑब्जेक्ट का, सी ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो जो हमारी इमेज आएगी वो आएगी हमारी फोकस और सी के बीच में, और ये भी काफ़ी छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, और यहाँ पे भी रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर हम पोजीशन को चेंज करते जा रहे हैं, सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, उसके बाद हम और थोड़ा पास में, ये हम देख रहे हैं कि मिरर के पास में आते जा रहे हैं। देखो, ये भी ध्यान रखना है, अभी बताएंगे इसके बाद क्या होता जा रहा है। तो एट सी पर रखा, अब एट हमने सी पे रखा तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सेम जिस पर हम रख रहे हैं उसी पर हमारी इमेज ड्रॉ हो रही है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है, जो कि सेम साइज़ की होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि यह ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें जिस पे कि हमारी कॉनकेव मिरर के लिए, कि जिसमें हमारी इमेज सेम साइज़ की ड्रॉ हो। तो उसका आंसर होगा कि एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर उसको रख दें तो हमारी इमेज हमेशा सेम साइज़ की होगी। ओके, ये हमारी कौन सी इमेज थी, 1 2 3, और ये फोर्थ इमेज की बात कर रहे हैं। तो जिसमें फोर्थ इमेज है बिटवीन एफ एंड सी, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एफ एंड सी के बीच में रखा है, ठीक है। अगर हम एफ एंड सी के बीच में रखते हैं तो उसकी जो इमेज आती है वो बियॉन्ड द सी आएगी, और ये एन लार्ज होगी, ठीक है। अब सेम साइज की हो गई थी, अब बड़ी हो गई, ठीक। उसके बाद में रियल और इन्वर्टेड तो रहेगा ही रहेगा। अगर हम उसको फोकस पे रखते हैं, देखो पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था, फोकस पे इमेज बनी थी, अब हम उसको फोकस पे रख रहे हैं, तब हमारी इमेज किस पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, और ये हाईली एनलार्ज होगी, ये काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ी होगी। पर अगर बिटवीन एफ, ये पांचवी इमेज थी हमारी, छठी इमेज कहाँ पे होगी, बिटवीन एफ एंड पी, ये गलती से लिखा गया, सी पे नहीं होती, बिटवीन एफ एंड पी, पी का मतलब होता है पोल, ठीक है।
अगर ये होता है वो हमारा पोल पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट है एफ एंड पी के बीच में रख दिया जाए, तब हमारी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो होगी बियॉन्ड द मिरर। हमें पता है कि जो भी इमेज फॉर्म्ड होती है बियॉन्ड द मिरर वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ये भी ध्यान रखना है। अगर कोई भी इमेज हमारी फ्रंट ऑफ मिरर बनती है वो हमारी रियल और इन्वर्टेड होती है, और जो बियॉन्ड द मिरर बनती है वो हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ बहुत बड़ा होगा, एनलार्ज है, ठीक है। वो तो हाईली लार्ज थी, अब की यहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी बड़े, मतलब इससे बड़ी इमेज उसमें फॉर्म्ड हो नहीं सकती। ओके, तो हमने यहाँ पे कई सारी चीज़ें नोटिस की हैं। तो पोजीशन की बात देख ली, इमेज कहाँ पे रखें, और अब मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ इन शॉर्ट में। अगर हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पे, अगर फोकस पे रखा है तो उसकी इमेज बनती है हमारी इन्फिनिटी पे। अगर बियॉन्ड द सी ऑब्जेक्ट रखा है तो बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है, और उसके बाद अगर बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, उल्टा रिवर्स कर दिया जाए, तो उसकी इमेज हमेशा बियॉन्ड द सी बनेगी। उसके बाद में दूसरी है कि एट सी, अगर सी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो सी पे बनता है। और उसके बाद में आखिरी रहती है कि अगर हमें लार्ज इमेज लेनी है, कि हमें से पूछा जाए कि कहाँ पे इमेज हमारी एनलार्ज होगी और या वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगी, तो ऐसे कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं जिससे हमारी इमेज लार्ज, एनलार्ज और वर्चुअल बन सकती है। तो दोनों में से कोई भी अलग अलग करके एमसीक्यू आ सकते हैं। तो हमारे वो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो होती है हमारी फोकस एंड पोल, ठीक है, या यूँ कह लें फोकस और मिरर के बीच में रख दिया जाए, ठीक है। फोकस और मिरर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द मिरर बनेगी, ठीक है, वो वर्चुअल होगी। एक चीज़ हमने और देखी है, एक चीज़ हमने और नोट करी है, तो उसको भी ज़रा साथ साथ में देखते हैं। देखो सब, जब हमने फोकस पे रखे थे, देखो यहाँ पे नज़दीक आते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है, सबसे पहले हम इन्फिनिटी शुरू हुए थे, इन्फिनिटी से हम कहाँ पे पहुँचे, मिरर के पास तक पहुँचे। जैसे जैसे हम मिरर के पास आते जा रहे हैं, ठीक है, हमारी पोजीशन जैसे जैसे मिरर के पास आती जा रही है, तो हम एक चीज़ नोट करते जा रहे हैं। देखो ध्यान लगाओ ज़रा, तो हम एक चीज़ नोट करते जा रहे हैं। तो इमेज का जो साइज़ था पहले सबसे छोटा था, यहाँ पे भी छोटा था, यहाँ पे छोटा था, सेम साइज हो गया था, उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो जितना हम ऑब्जेक्ट को इमेज के पास लेके आएंगे उतनी हमारी इमेज बड़ी होती जाएगी, और जितना हम मिरर से दूर जाएंगे उतनी हमारी इमेज छोटी होती जाएगी। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। ओके, तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यू हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो अभी इनको पॉइंट को सबको ध्यान रखना है, बस ये इतना काम आपको लोगों को करना है। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात कर दूं, कॉन्वेक्स की बात मैं करूं, तो यहाँ पे हमारी दो इमेज बनती हैं। एक तो एट फोकस, मतलब एट इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो फोकस से बनता है और बाकी डिमिनिश्ड होता है। और दूसरा फिर वही रहता है कि पोल और फोकस के बीच में रखें, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर हम उसको रख रहे हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर हम उसको रख रहे हैं, तब हमारी वर्चुअल इमेज तो बनती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी, और वो भी बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, ठीक है, दोनों, और बाकी साइज में छोटी होगी, ठीक है, साइज उसका छोटा होगा। तो इसमें दो बनती हैं, एक तो फोकस से बनती है और एक फोकस और पोल के बीच में बनेगी। अगर हम फोकस उसके फ्रंट पे रखते हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं, तो बाकी उसका जो साइज होगा पहले वाली जो इन्फिनिटी पे रखी थी उससे थोड़ा बड़ा होगा, पर रहेगा उससे छोटा ही। ओके, तो दोनों बातें हो गई। यहाँ पे हम आगे चलते हैं और देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या कहता है। ओके, देखिए मैं पहला एमसीक्यू को रीड करता हूँ। हमारे पास में क्या है कि एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द मिरर। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज। तो हमारे से पूछा है कि जो दोनों का एंगल है, दोनों के बीच का एंगल है, किसका, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का, वो क्या होगा। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है
कि जितना हमारा इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, मतलब आई इक्वल टू आर होता है। ये बात हम सबको पता है। पर इसमें एक चीज़ खास दे रखी है, देखो ध्यान से देखना, इसने कहा कि जो इंसिडेंट रे है प्लेन मिरर स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट एंगल 15 विद किसके साथ में है, मिरर के साथ में। देखो एंगल जो बनता है वो मिरर के साथ में बना है। चलो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। एंगल ये नहीं है वो, ठीक है, ये नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। तो हमारा वो एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है, ये दिया है हमें 15। आप खुद समझदार हैं, ये हमारा जो नॉर्मल होता है वो 90 डिग्री पे होता है। मतलब ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर मैं आई निकाल दूँ, मुझे पता है कि 15 प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और मैं आई की अगर वैल्यू में निकाल लूँ तो 90 माइनस 15 करना पड़ेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। तो आई हमें कितना मिला, 75 मिला। जब हमारा इंसिडेंट एंगल 75 है तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी तो 75 होगा, बिल्कुल होगा। उन्होंने पूछा दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे आप, आई प्लस आर निकाल लेंगे, आई प्लस आर करना पड़ेगा। तो आई हमारा कितना है 75 और आर भी कितना है 75 डिग्री लगा लेंगे। तो 75 प्लस करा तो 150, ठीक है, और इसका आंसर जो हमारा होगा वो 150। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल हमारा 30 क्यों नहीं आया। सम ऑफ द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो हमारा 30 क्यों नहीं आया। देखो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा एंगल यहाँ पे ये मिरर था और यहाँ पे ये एंगल दूसरा, मिरर के साथ में एंगल बनाया था उसने, नॉर्मल के साथ एंगल नहीं बनाया था। अगर उसमें एंगल नॉर्मल के साथ होता तब आंसर हमारा 30 होता 100%ली। ओके, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है, समझना है कि वो कह क्या रहा है। कई बार क्या होता है कि हमसे आते आते गलत हो जाता है, तो वो ज़रा मिस्टेक से बचें। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2, इफ़ मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ +15 सेंटीमीटर। देखिए बस इसमें हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि उस मिरर का नाम हमें बताना है जिसकी फोकल लेंथ +15 है या प्लस में आती है। ऐसा कौन सा मिरर है, मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है कि किसका एंगल, सॉरी ये अपना जो दे रखा है कि फोकल लेंथ किसकी प्लस होती है। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि हमारे पास 2 मिरर होते हैं। ये कौन सा मिरर मैंने बनाया है, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड, हमेशा राइट साइड होगा। राइट साइड हमेशा जो भी चीज़ होती है वो हमारी पॉजिटिव ली जाती है, तो मतलब इसका एफ भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक होता है हमारे पास में दूसरा लेंस मिरर, वो होता है हमारे पास कौन से वाला, कॉनकेव। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो -f होती है। तो बताओ इसमें से कौन सा ठीक है, टिक लगाओ ज़रा। आपने 100% सोच लिया होगा कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। ओके, बिल्कुल सही बात है, आपने देख लिया इसको, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा आ गया, इसका आंसर तो आप बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इफ़ अ मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -20 सेंटीमीटर इज, ये किसकी है फोकल लेंथ, कौन सा मिरर है वो। देखो ये बिल्कुल बता दिया आप लोगों ने, 100% आपने देख लिया कि माइनस है, माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका आंसर, कॉनकेव मिरर होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या आता है, सॉरी तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है और प्लेन मिरर है और नन ऑफ दीज है। तो आप किसको टिक लगाएंगे, प्लेन मिरर को लगाएंगे, कॉन्वेक्स को लगाएंगे, कॉनकेव को लगाएंगे, किसको लगाएंगे आप 100%ली कॉनकेव को टिक लगाएंगे। ओके, चलिए तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। द फोर्थ क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर, जब हमारी जो इमेज है वो कैसी हो, वर्चुअल और इरेक्ट हो, तब मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर कैसा होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए, जरा एक बार सोचना। वर्चुअल होना है, अगर वर्चुअल होता है तो किधर बनता है वो, हमेशा राइट साइड बनेगा, और जो चीज़ राइट साइड होगी और वो हमेशा पॉजिटिव भी किस लिए होगी, तो इसलिए वो यहाँ पे हमारी आएगी पॉजिटिव। अगर हमारे पास में क्या हो, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी हो और मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर पूछता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना है। चलो एक फॉर्मूला मैं बता रहा था मैग्नीफिकेशन का, वैसे तो -v/u होता है, ठीक है, -v/u। तो u हमेशा माइनस का होगा, v पॉजिटिव होगा, और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो दो माइनस होंगे तो आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो हमेशा क्या रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, चलिए तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5, रियल और इन्वर्टेड इमेज है, मैग्नीफिकेशन पूछा है। तो सीधी सी बात है, आपके पास में रियल और इन्वर्टेड पूछा है। अब दोनों आपके पास मिरर, मान लो मैं ये कोई मिरर सपोज कर लिया और आपकी इमेज भी इधर है और ऑब्जेक्ट भी इधर है, दोनों एक ही साइड हैं, इधर हमारे सारे माइनस के होते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों माइनस के होंगे, तो दोनों माइनस के होंगे, तो एक माइनस वहाँ ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 माइनस होंगे, तो 3 माइनस का मतलब है कि 2 माइनस तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो तीसरा माइनस है वो उसको माइनस कर देगा, तो माइनस कर देगा, इसका मतलब हुआ नेगेटिव। तो जहाँ पे जो हमें रियल और इन्वर्टेड अगर इमेज मिलेगी तो उससे जो मैग्नीफिकेशन मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव में मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड, ये एंड है, ये गलती हो गया, ये ठीक है ना, ए है, एंड इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होती है, एंड मिरर किसके इक्वल होती है, रेसिप्रोकल। क्या, देखो यहाँ पे लिख दो, अभी खुद ही दिमाग लगा दोगे, u1 + v, हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो u से डिनोट होता है और इमेज हमारी v से डिनोट होती है, और इसने बोला है कि रेसिप्रोकल करके जोड़ दो भैया, सम कर दो उसका। तो ये बताओ किसके इक्वल होता है, सभी को पता है किसके इक्वल होता है, 1/f के इक्वल होता है। ये आपका फॉर्मूला भी है फोकल लेंथ निकालने का। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ हो गया, ओके ना। चलो इसका आंसर क्या लगाया आपने, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा ऑप्शन नहीं है इधर, चलो कोई बात नहीं। 7th क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, ठीक है, तो 2 ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन आ गए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी को थोड़ा सा समझते हैं क्या कहता है ये। देखिए भैया, ये आपका हो गया है प्लेन मिरर, और जब तक ये कर्व्ड नहीं होता तो तब तक उसका सेंटर नहीं बनता, जब तक सेंटर नहीं बनेगा तब तक उसका फोकस नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों एंड इसके कहीं नहीं मिलेंगे, और ना ही यहाँ से इसको इस तरीके से कोई भी कुछ होने वाला है कि यहाँ पे कोई चीज़ फोकस होगी, तो ये सीधा फ्लैट वर्क करेगा, तो इसका कहीं पे भी फोकस नहीं होगा, मतलब पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, कहीं जाके इन्फिनिटी पे, है ना। तो इसमें देखो पॉजिटिव, नेगेटिव, और आगे ऑप्शन भी एक बार चेक करते हैं, ठीक है ना, तब पता लगेगा क्या है। 0 और इन्फिनिटी, तो बताओ इसका फोकस कैसा होगा, इन्फिनिटी पे होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है इन्फिनिटी, क्योंकि वो कभी भी कर्व नहीं होंगे, और कर्व नहीं होंगे तो उसका कोई सेंटर पॉइंट बनने वाला नहीं है, और जो बनेगा भी तो हम क्या कहते हैं इन्फिनिटी के लिए कि भाई पता नहीं कहाँ पे बनेगा, तो उसको डिसाइड नहीं कर पाते। जब डिसाइड नहीं कर पाते तब हम वहाँ पे बोलते हैं कि इन्फिनिटी है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
उसको रीड करते हैं। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर देने का है अगर हमने थ्योरी अच्छे से समझ रखी है। और अगर आपने ये भी अभी भी थ्योरी अच्छे से समझ ली तो क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है। वैसे तो स्पेशली 10th क्लास के लिए है ना। वर्चुअल दे दिया, इरेक्ट दे दिया, मैग्नीफाइड इमेज है ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू प्रोड्यूस विद कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी चूजन फॉर दिस पर्पज। तो ऑब्जेक्ट को ये पूछना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें कि जिससे हमारी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड भी हो जाए। मिरर दे दिया, देखो मिरर दे दिया, आपको पता है अभी हमने देखा था सबसे स्टार्टिंग में ही कि कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी थी जिसमें हमारी वर्चुअल इमेज बन रही थी और एनलार्ज थी। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? लार्ज कर दिया, मैग्नीफाइड कर दिया, ठीक है, बड़ा कर दिया। तो देखो बताओ, कॉन्वेक्स में तो ये है नहीं, तो कॉनकेव के लिए बात कर रहा है। कॉनकेव में सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी है कि जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दिया गया है, तो वो कहाँ है? अगर उसकी फोकल लेंथ 12 हो तो उसको हम कहाँ रखें? आपको पता है कि उसकी दूर जो डिस्टेंस होती थी बीच में किसके रखते थे? मिरर के और फोकस के बीच में रखते थे। अब फोकस है ये 12 पे, तो 12 से कम पे रखेंगे, ज़्यादा पे रखेंगे? भैया 12 से कम की डिस्टेंस लेंगे, मतलब 10 लेंगे, तभी तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, नहीं तो छोटी हो जाएगी और रियल इमेज आ जाएगी, क्योंकि उसमें एक ही पोजीशन है जिसमें हम पोल और फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते थे। ठीक है, गॉट इट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ध्यान से सुनना, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस एन इमेज एट इट्स फोकस, ठीक है, फोकस पर इमेज बना रहा है। विच इज, कैसी इमेज होगी? वो इमेज की नेचर पूछना चाह रहा है वो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा था, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे रखा हो, उसकी इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। चलिए, मिरर यूज ऑटोमोबाइल टू सी द रियर फील्ड, रियर व्यू है वैसे, और फील्ड ऑफ व्यू, चलो एक आ ही गया दोनों। ऐसा कौन सा मिरर है जो कि रियर व्यू के लिए यूज़ होता है? चलिए तो डायरेक्ट ही बताना पड़ेगा। ये कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, जो आपने बाइक में देखा होगा या कार में देखा होगा, तो उसमें हमारा एक मिरर लगा होता है जिसका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कॉनकेव में बड़ा साइज की बनती है इमेज और प्लेन मिरर में सेम साइज की बनती है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि पीछे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, इमेज हमारी छोटी हो, ताकि हम उसको अच्छे से देख सकें। तो वो हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अ मिरर हैविंग अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू मस्ट बी, इसका आंसर देखो, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो कौन ऐसा है कि जो बड़े व्यू को दिखाता है? बताओ। तो भैया एक ही है, ऑटोमोबाइल में भी वही होता है, जो बड़े व्यू को दिखाता है वो भी वही है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम टिक लगाएंगे कॉन्वेक्स। जहाँ भी रेयर व्यू की, बड़े फील्ड की देखने की बात हो रही हो, बड़ी चीज़ को छोटा करके देखने की, कंप्लीट देखने की बात आ रही हो, तो वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करेंगे। देखते हैं इसके बाद और भी क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहाँ पे हमें क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12, द मिरर्स यूज, ये टॉर्च
के लिए लिखेंगे, यहाँ पे गलत है ये, टॉर्च के लिए, कि मिरर में ऐसा कौन सा है कि जो टॉर्च, कौन सा मिरर ऐसा है जो टॉर्च में यूज होता है। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। देखो यहाँ पे हमने कन्वर्जिंग तो नहीं लिखा, पर कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर जो हमारा होता है वो होता है कॉनकेव। इसको और करके लिख सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर। लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर रखा गया है। और कॉन्वेक्स क्या करता है, डाइवर्जिंग करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डाइवर्जिंग। लाइट को डाइवर्ज करता है, फैला देता है, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर है। और कॉनकेव का कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे हमारे टॉर्च में लगाया था, टॉर्च में आपने देखा कि लाइट को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और स्ट्रीट लाइट अगर होती तो यहाँ पे लाइट को फैलाने का काम होना था, क्योंकि रोड पे ज़्यादा एरिया को हमें कवर करना था, तो उसके लिए हमें कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग लेंस मिरर यूज़ करना पड़ता और हमें टिक लगाना पड़ता अगर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की बात होती तो। पर हमारे से पूछा गया है कि टॉर्च में कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो वो होता है हमारा कॉनकेव। आर यू गॉट इट? यू गॉट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। A real image equal in size to object is obtained when object is placed at the center of curvature in front of A। रियल इमेज इक्वल साइज की बनती है। देखो मैं एक बात अभी बोल रहा था कि जब हमने टेबल पढ़ी थी तो उसमें एक बात आई थी कि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें सेम साइज की बनती है। तो वो कौन सा मिरर था? प्लेन पे तो रखेंगे नहीं, कॉनकेव में नहीं रख सकते, कॉन्वेक्स में नहीं रख सकते, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा बताओ? एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, प्लेन में नहीं रख सकते, कॉन्वेक्स पे तो रखा ही नहीं जाता, और नन ऑफ दी तो हो नहीं सकता, कॉनकेव मिरर हो गया यहाँ पे आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिरर यूज अ कार इज। यहाँ पे डिट्टो सेम है भाई। रियर व्यू अगर आप कार के लिए ऑटोमोबाइल की बात कर रहे होते, कार की बात कर रहे होते, तो सबका लिए सेम ही है, बस क्वेश्चन में थोड़ा हेर फेर आ गया, तब भी इसका आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स। इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, और इनको सोल्व करते करते आप इसका आंसर दें रोक रोक के, अगर किसी ने कर रखा है तो। और अभी पहली बार कर रहा है तो उसको रोक के ना करके अभी देख लें पहले पूरा, उसके बाद में आंसर करें। तो क्वेश्चन नंबर 15, सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में क्या होगा? सेविंग मिरर में हमें क्या चाहिए? इमेज को तो छोटा नहीं करना हमने, इमेज को बड़ा करना है। अगर इमेज को बड़ा करने की बात आती है तो हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही होंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके 16। तो देखो 16 में क्या है, एक रिलेशन दे रखा है यू वी एंड एफ में फिजिकल मिरर के लिए। आपको पता है, एक चीज़ पता है कि यहाँ पे हम सोल्व ही करके देखेंगे। यहाँ पे प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर दो। u प्लस वी इक्वल टू 1/f, इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो f इक्वल टू मिलेगा u(v) अपन में u प्लस वी। ये देखो कहीं पे ऑप्शन आपको दिख पा रहा है क्या? 100% लिखेगा, दिखा ना? कौन सा ऑप्शन है? A B C। देखो ये क्वेश्चन लगता है कि होगा पर नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस आ गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर C। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर C हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17। इफ वी से दैट द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज n टाइम इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर n मस्ट बी। देखिए ये कहता है, अगर हम कहें कि जो फोकल लेंथ है हमारी स्फेरिकल मिरर की वो n टाइम है इस रेडियस की, और रेडियस हमारी क्या होती है? पहले ही जो f होता है वो r/2 होता है, r तो पहले ही बड़ा है।
ये संभव है क्या? ये तो संभव है, पर ये जो स्टेटमेंट दे रहा है वो कहीं ऐसा संभव हो सकता है कि 8r हो जाए बाई 2, मतलब अगर 4r ये बनेगा तो 4rf हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाए और रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो छोटी हो जाए और फोकल लेंथ बड़ी हो जाए। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही जो रिलेशन है वो r/2 का है। मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉनकेव मिरर। अब ये पूछा है कि हमसे कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? इज़ ऑलवेज मोर देन 1, 1 से बड़ा होता है। इज़ ऑलवेज लेस देन 1, इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, या मे बी लेस देन और ग्रेटर देन। देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक लगा? मैं थोड़ा सा देता हूँ क्लू, -v/u। v सब में छोटे थे, पर एक जगह के v हमारा बड़ा हो जाता है कॉनकेव में, तो मतलब आपके दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। अगर ऊपर की वैल्यू v की वैल्यू कम आती है और u की वैल्यू बड़ी आती है तो 1 से हमेशा लेस देन होगा। अगर ऊपर v की वैल्यू बड़ी आती है और u की वैल्यू कम आती है तो हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो इसलिए दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। तो मतलब यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा डी, सॉरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो पहले भी आया था, ओके ना? बिल्कुल आया था, पर वो थोड़ा अलग था। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द u, v एंड f की बजाय अब की बार r दे दिया। अब आप देख रहे होंगे इसमें ध्यान से देखो तो ये चीज़ आ रही है। अब ये कैसे आएगा? इसको मैं ऐसे करता हूँ। आपने देखा था रिलेशन u/u प्लस v था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। f की वैल्यू क्या थी? r/2, तो u/v में u प्लस v। ये जो 2 है अपॉन में, तो उधर पहुँचा दूँ मैं उसको। तो देखो ये वाला रिलेशन आ गया कि नहीं आया? भैया ये रिलेशन आपका आ गया, ठीक है। तो आप इसको टिक लगाएंगे, करेक्ट, ओके। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया इसमें से एक रॉन्ग स्टेटमेंट है वो छांटना है, और ये तभी छांट पाएंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। चलिए देखते हैं। अ कॉनकेव मिरर कैन गिवन अ वर्चुअल इमेज। सही बात है, वर्चुअल इमेज तो दे देता है। कैन दे सकता है क्या? दे सकता है। तो ये मतलब ये ऑप्शन भी आपका फिलहाल के लिए हमने रोक लिया। अ कॉनकेव मिरर कैन गिवन अ वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स, ये भी देता है। अ कॉनकेव मिरर, देखो ये ऑप्शन आपका ठीक होगा, ये भी देता है, कॉन्वेक्स भी देता है, कॉनकेव भी देता है। अच्छा इसमें हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना ना, अभी दोनों सही हो गए। अ कॉनकेव मिरर कैन गिवन डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, कॉन्वेक्स कैन बी रियल, ये ठीक है, रियल नहीं देता वो। पर जो कॉनकेव मिरर होता है वो डिमिनिश्ड कब देता है वर्चुअल पे? वो तो एनलार्ज देता है ना। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं। ये बात समझ गए होंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 21, ओके। चलो देख लेना, क्वेश्चन डिस्टर्ब हो सकते हैं। चलिए, एन इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड है, कैन बी सीन इन कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉन्वेक्स मिरर इन्वर्टेड इमेज दे। कॉन्वेक्स तो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका, देखो सब में अलग अलग लिखा हुआ है ना,
तो इसका अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऐसा कोई है ही नहीं कंडीशन कि जिसमें हम आपको कह दें कि इन्वर्टेड इमेज बना देगा, फॉर्म करेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज, आपको अभी भी बताया था क्या होता है, इमेज का रेशो अपॉन ऑब्जेक्ट का रेशो, मतलब हमने लिखा था v बाई यू माइनस में। तो बताओ ये क्या होगा, साइज की बात कर लें, h अपॉन एच डैश, एच डैश अपॉन एच, क्यों सा ठीक है, फोकल प्लेन में नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही नहीं, एफिशिएंसी नहीं है, तो फिर क्या लगाओगे भैया, इसमें तो है ही नहीं, वो तो मैग्नीफिकेशन होता है। क्या होता है वो, मैग्नीफिकेशन, अभी आया था ना अपना, मैग्नीफिकेशन कहते हैं उसको। तो मैग्नीफिकेशन तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें नन ऑफ दिस अप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन, देखो ये भी बड़ा आसान है, आपको पता है एक बात का कि m इक्वल टू वी बाई यू होता है। v भी डिस्टेंस है, मीटर में मेजर होगी, u भी मेजर होगी मीटर में। अभी आप कर दो कि मीटर अपॉन मीटर करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, नथिंग। तो आंसर क्या लगाओगे भैया, कोई यूनिट नहीं है उसमें, नो यूनिट। कभी भी ध्यान रखना है कि मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू होता है, प्लेन मिरर ओनली, द कॉनकेव मिरर ओनली, या कॉन्वेक्स मिरर ओनली। भैया इन तीनों के लिए अप्लीकेबल है वो, तो तीनों में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल है। और ऑल द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जितनी भी, ये करेक्ट ऑप्शन है डी। ये तो अकेले की बात कर रहा है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें तीनों में होता है, ये तो इंडिविजुअली कह रहा है। तो अब इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया कि जितनी भी दुनिया के अंदर रिफ्लेक्टेड सरफेस हैं वो सभी में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वर्चुअल इमेज इज वन विच, मतलब इमेज कहाँ होती है, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर लिए जा सके, नहीं, करेक्ट नहीं है, गलत है। कैन नॉट बी टेकन इन ऑन स्क्रीन, ये सही है। जब ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, इसी के साथ ही हमारा ऑप्शन सही हो गया, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, सही बात है, स्क्रीन पे उसको नहीं ले सकते क्योंकि वो फ्रंट पे बनती नहीं इमेज। सम टाइम कैन बी एंड सम टाइम कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, ये गलत है और ये तो गलत हो गई, जब क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 में है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड, जो भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा है, पता है ना आपको ये किसकी सिचुएशन, कॉनकेव दे रखा होगा पक्का, देखो कॉनकेव दे रखा है, आपको पता है कॉनकेव में एक ही इमेज ऐसी है जो एफ और पी के बीच में रखने से कहाँ बनती थी, मिरर के बैक साइड में बनती थी, बिहाइंड मिरर बनती थी। वो कैसी होती थी, आप सबको पता है, वो इरेक्ट होती थी, वर्चुअल होती थी और एनलार्ज भी होती थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुका। ओके ओके ओके। तो 27, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो क्या कहलाता है, देखो ये डेफिनेशन है हमारी किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस की। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, जब ये लाइन इसको कनेक्ट करती है, जॉइन कराते हैं, तब ये जो लाइन कहलाती है, ये कहलाती है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, बहुत आसान है। इन ऑर्डर टू गेट डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ आ। किस पे रखेंगे जिससे हमें इमेज वर्चुअल और वर्चुअल इमेज मिल जाए और डिमिनिश्ड मिल जाए, कहाँ रखें। बहुत सारी मैंने बातें बता दी, तो आप उसमें देख सकते हैं कहाँ पे मिलेगा। जिसमें डिमिनिश्ड मिलती थी वो सारी इमेज किसकी थी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 29 हमारा आ गया। मिरर्स यूज बाय डेंटिस्ट to concentrate light on the tooth to be examined is a। कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा मिरर है जो कि डेंटिस्ट यूज़ करते हैं लाइट की कंसंट्रेशन के लिए, जिससे कि दांत उसको सही से दिख जाए और उसका एग्जामिन अच्छे से किया जा सके टीथ का। क्या ऑप्शन लगाएंगे। एक ही है जिसमें लार्ज इमेज बनती है हमारी, वो कॉनकेव मिरर है। जहाँ पे ऐसा कुछ दिखे सीधा टिक लगाओ, कॉनकेव मिरर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो फ्रॉम कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, हमेशा उसकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो एट द फोकस। तो टिक लगाएंगे हम एट द फोकस। तो नेक्स्ट द लास्ट इन दिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारी सेशन का, उसके बाद हम इस वीडियो को बंद करेंगे। ओके, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा हो, अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, फोकस पर रखा हो, जिसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी भैया। दोनों 30 और 31 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज हमेशा फोकस पर फाउंड होती है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो उसकी इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनती है। और तो इसका ऑप्शन नंबर डी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आप सब, आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से मज़ा आया होगा और आपको बहुत सारी नॉलेज इसमें मिली होगी और आपको बहुत फ़ायदा इससे रहने वाला है। और इसके साथ ही सेकंड वीडियो इसी पे रिफ्लेक्शन पे हम लेके आएंगे। सेकंड वीडियो भी रिफ्लेक्शन पे ही होगी, इसका आगे का पार्ट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी बच गए। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो हम लेके आते रहेंगे। और हमारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हमारा लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। Thank you for watching. Bye bye and take care.